गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आज मैं आपको डॉक्टर बबीता यादव, सहआचार्य भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, मैं आज आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ होने की सामान्य स्थितियों के बारे में बताऊंगी कि भारत में जो मानसून के आने का समय है सामान्यतः वो क्या है और किस तरह से। देखिए, मानसून पवनें वायुदाबीय भिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं, ये आप सभी जानते हैं। और बेटा ये भी जानते हैं कि सबसे पहले जो मानसून पवनें हैं वो 1 जून को भारत में लगभग केरला में और तमिलनाडु में प्रवेश करती हैं, और फिर 5 जून, फिर 10 जून और लगभग मतलब 30 जुलाई तक, 5 जुलाई तक कह सकते हैं हम, संपूर्ण भारत में प्रवेश कर जाती हैं। तो इसका समय निश्चित है, आरंभ होने की तिथि भी निश्चित है और वापसी की भी, कि सबसे पहले मानसून जैसे पहुंचता है वो केरला में और असम में पहुंचता है सबसे पहले 1 जून को, और यहाँ जो समाप्ति है वो 30 अक्टूबर तक होती है, यानी कि नवंबर आ जाता है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में 1 से 7 जून को पहुंचता है, 7 जून को पहुंच जाता है, और समाप्ति 15 से 30 अक्टूबर तक होती है। महाराष्ट्र में 5 जून से 12 जून के आसपास पहुंचता है, और यहाँ पर वापसी है वो 15 अक्टूबर तक होती है। दक्कन के पठार में 7 जून को पहुँचता है और वापसी 20 अक्टूबर तक होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 30 जून तक पहुँचता है और 5 अक्टूबर तक वापस हो जाता है। बेटा राजस्थान में सबसे लास्ट तक पहुँचता है 15 जून से 30 जून के बीच में, और ये 20 सितंबर को यहाँ से वापसी हो जाती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बेटा 20 जून से 30 जून के बीच में पहुंचता है, कभी कभी तो 1 जुलाई को पहुंचता है, और ये जो वापसी है वो 30 सितंबर और कभी कभी तो 14 से 21 सितंबर तक भी वापसी हो जाती है। तो जैसे जैसे हम इस तटीय भागों से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं, विशेष तौर पर राजस्थान की ओर बढ़ते जाते हैं, तो मानसून के लौटने का जो टाइम है वो कम होता जाता है। सबसे लेट पहुंचता है और सबसे पहले वहाँ से लौटता है। तो ये मौसम विज्ञान ये बताता है कि अधिक जो विश्वसनीयता है वो सप्ताह की प्रत्येक आने वाली सर्दी, गर्मी व वर्षा का प्रभावी क्षमता की भविष्यवाणी करते हैं ये विशिष्ट कंप्यूटर तंत्र। और इसमें ये माना जाता है कि मई जून में अत्यधिक गर्मी के कारण भारत और मध्य एशिया में लोअर प्रेशर बेल्ट बन जाती है बेटा, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें हैं वो दक्षिणी प्रायद्वीप के भारत की ओर आती हैं, और ये 2 भागों में बट जाती हैं। एक भाग बंगाल की खाड़ी की ओर और दूसरी ओर अरब सागर की शाखा के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो कोलकाता में 7 जून के लगभग वर्षा करता है, जबकि अरब सागर का जो मानसून है वो केरल में 1 से 5 जून के लगभग पहुंच जाता है। देश में इन्हीं पवनों से बड़ी तेज़ी से गर्जन तर्जन के साथ वर्षा होती है। चूँकि ये पवनें हिंद महासागर के गर्म जल के ऊपर होती हुई हज़ारों किलोमीटर दूर से आती हैं, अतः इनमें वाष्प की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसी कारण जहाँ जहाँ ये पवनें पहुँचती हैं वहाँ ये अधिक वर्षा करती हैं। प्राय दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आरंभ एवं समाप्ति कुछ वर्षों पहले सामान्यतः नियत समय पर ही होती है, और ये माना जाता है कि दक्षिण केरल प्रदेश में जो मानसून है वो बेटा 1 से 5 जून के लगभग आरंभ होता है सबसे पहले, और धीरे धीरे ये उत्तर की ओर बढ़ता है। मुंबई में ये 10 जून तक शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान में जून के अंतिम सप्ताह तक, या हम ये कह सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक यहाँ पहुँच जाता है। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो मध्य बंगाल की खाड़ी में से शुरू होता है, और असम में जून के प्रथम सप्ताह तक ये पहुंच जाता है। अर्थात कोलकाता में ये जो पहुंचता है वो 7 जून के आसपास पहुंचता है। ये 7 जून का टाइम कोलकाता में पहुंचने का है, किंतु ये निश्चित रूप से नहीं कहा जाता कि हमेशा ही मानसून इन्हीं तिथियों का अनुसरण करता है। औसतन नहीं बेटा, ये औसत तिथियाँ हैं, इनमें 5 से 8 दिन का अंतर हो जाता है विशेष तौर पर, और मध्य व उत्तर पश्चिमी भारत में सामान्य घटना माना जाता है कि 5-7 दिन आगे पीछे इसमें चलता है। मानसून का चलना 2 से 4 महीने तक रहता है। लौटते समय भी ये धीरे धीरे लौटता है। ये कह सकते हैं हम कि बेटा सामान्यतः उत्तर पश्चिमी भारत से यह अक्टूबर के आरंभ में शुरू हो जाता है
और शेष भागों में नवंबर के अंत तक लौटता है। मानसून की जो पहली शाखा सबसे शक्तिशाली होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर का विस्तार अधिक है तथा अरब सागर की प्राय सारी पवनें भारत की ही ओर आकर्षित होती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा का सीमित भाग ही भारत की ओर आता है। शेष म्यांमार में, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश की ओर चला जाता है। तो अरब सागर की जो शाखा है वो पश्चिमी घाट के सामने आती है, उसके संपर्क में आती है और उसके द्वारा तटीय भागों में घनी वर्षा करती है। कभी कभी ये मानसून बड़ी तेज़ी से आता है और पश्चिमी घाट से सीधा समकोण पर टकराता है और भारी वर्षा करता है। मुंबई में इसकी गति लगभग 21 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, किंतु भीतरी भाग में पहुंचने पर इसकी चाल में काफ़ी कमी आ जाती है। दूसरी शाखा यद्यपि इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती, किंतु फिर भी देश की जो भौतिक संरचना के कारण ये तीन भीतरी भागों में बहुत दूर तक फैल जाती है। इसी से भारत में 80% वर्षा होती है। तो दोनों शाखाएं ये हैं, ये मध्य प्रदेश और नागपुर के पठार पर मिल जाती हैं और वहाँ घनघोर वर्षा करती हैं। जहाँ एक विस्तृत निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है जो सिंधु के निम्न वायुदाब क्षेत्र से सिंध के निम्न वायुदाब केंद्र से दक्षिण पूर्व की ओर फैला रहता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ होने से ठीक पहले 20 अप्रैल से मई के अंत तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने लगते हैं और ये मेनली बेटा ये बंगाल की खाड़ी से उठते हैं और देश के भीतर तक पहुंचते हैं। लेकिन जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून अच्छी तरह से चलने लगती है तो ये चक्रवात नहीं उठते और अक्टूबर तक इनके उठने की संभावनाएं भी नहीं रहती। प्राय सभी चक्रवात देश में गंगा, महानदी, गोदावरी और कावेरी नदियों के जो डेल्टाएं हैं उनमें घुसते हैं और इनके द्वारा एक दिन में 65 सेंटीमीटर तक पे अर्थात बहुत भारी वर्षा होती है और इसमें तेज़ आंधियाँ चलती हैं। यही भारी हानि और उत्पादित बाढ़ों का कारण भी बन जाती हैं। अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात उठते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बड़े होते हैं। ये सबसे अधिक बंगाल की खाड़ी में मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में चलते हैं। मानसून का जो प्रारंभिक काल है वो इन तूफानों के लिए उपयुक्त समय होता है और हम ये कह सकते हैं कि ये तूफान काफ़ी स्ट्रॉन्गली चलते हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अब तो फिर भी इसकी फोरकास्टिंग करना आसान हो गया है, अदरवाइज़ ये तूफान बहुत तबाही लाते थे कई बार तो, और बड़ी मुश्किल से ये लोगों की जान बच पाती थी कई बार तो इस प्रकार से ये मानसून के जो लौटने का टाइम और आने का टाइम अलग अलग है और अलग अलग समय में ये लौटती हैं। सबसे ज़्यादा जो इसकी शाखा है वो बेटा देखिए हम ये कह सकते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ये कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा बारिश करती हैं और यहाँ 200 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक बारिश होती है। क्यों? क्योंकि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सीधा पश्चिमी घाट से टकराती है और केरला की तरफ, केरला के तट पर एक तरह से हम कह सकते हैं ये खूब घटागोप वर्षा करती हैं। जैसे जैसे शाखा क्या होता है, ये शाखाएं जो पश्चिमी घाट के अब जब पूर्व की ओर उतरती हैं तो ये पानी ख़त्म कर देती हैं। जैसे नीचे की ओर उतरेंगी तो जल की मात्रा कम हो जाएगी और नीचे जाएंगी तो ऊपर तो क्योंकि ठंड है और नीचे जाएंगी तो ये नमी ग्रहण करने की क्षमता इनकी बढ़ जाती है क्योंकि ये गर्म होती जाती है। अब गर्म तो नमी ओढ़ ले लें, उड़ा लें तो क्या, इसलिए बारिश नहीं करती और बिना बारिश किए ही ये आगे बढ़ जाती हैं। तो जो तमिलनाडु तट है वो ग्रीष्मकालीन जो मानसून पवने हैं उनमें वर्षा विहीन रह जाता है, अर्थात तमिलनाडु तट पर उस समय वर्षा नहीं होती। जब शेष भारत में खूब बारिश होती है उस समय ये तट वर्षा विहीन तट रह जाता है। जबकि जब वापस आती है मानसून पवनें तमिलनाडु तट पे, वापसी के टाइम में नवंबर दिसंबर में, तो तब क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी से पानी ले आती हैं और जो पूर्वी घाट है वो इनके फ्रंट पे पड़ता है तो इससे पूर्वी घाट से टकराकर ये बंगाल की खाड़ी में जल से भरी होती हैं और सर्दियों की ऋतु में यहाँ तमिलनाडु तट पर बारिश करती हैं। तो एकमात्र ऐसा राज्य है तमिलनाडु जहाँ लौटती हुई मानसून पवनों के कारण बारिश होती है। बाकी शेष भारत में तो आती हुई मानसून पवनों से वर्षा होती है, किंतु एकमात्र तमिलनाडु राज्य जहाँ मानसून पवनों के लौटने के समय वर्षा होती है।
तो जैसे जैसे ये तो भारतीय जो वर्षा है मेनली हम ये देखते हैं कि धरातल से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, कि रिलीफ फीचर्स हैं वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। गारो खासी जयंतियों में अधिक वर्षा का होना भी यहाँ के रिलीफ फीचर्स की वजह से है। ये कीपाकार पहाड़ियाँ हैं, यहाँ एंट्री तो कर लेती है मानसून पवनें, किंतु उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और परिणाम स्वरूप ये यहाँ चेरापूंजी में खूब घटागोप वर्षा करती हैं। थैंक यू बेटा।